दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग्ड के संपादक राजीव रंजन सिंह। राजीव जी से हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी की हालात के बारे में पता लगाते हैं। हम उनसे स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और सारी दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, भू राजनीतिक परिस्थिति है, उसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, राजीव जी उसके बारे में भी हमें बताते हैं। आज वैसे मुहर्रम का दिन है, छुट्टी है, भारत का स्टॉक मार्केट भी बंद रहा। अगर भारत का स्टॉक मार्केट खुला होता तो आज उसकी दुर्गति वही होती जो दुनिया भर के तमाम स्टॉक मार्केट की हुई है। राजीव जी जरा इस विचित्र घटना के बारे में नई परख के दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने निवेशक हैं, वो सब इन बातों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। राजीव जी। धन्यवाद सर, मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि आज टेक्नोलॉजी हैवी जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं, जैसे कोरिया का स्टॉक मार्केट, तो वो कॉस्पी इंडेक्स आज 6-6.5% गिरा है। जापान का मार्केट 4-4.5% गिरा है। चाइना 2.5% के आसपास गिरा है। हैंडसेंग 0.25% के आसपास गिरा है। तो सारे ये मार्केट गिरे। यूरोपियन मार्केट भी पूरा रेड में है। नैस्डैक पिछले 3 दिन से टूट रहा है। इनफैक्ट जून 22 से हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं वो टूट रहे हैं। जून 23 को तो ट्यूसडे को बहुत बड़ा फॉल आया था वर्ल्ड ओवर। इंडिया का भी मार्केट गिरा था। तो जाहिर सी बात है, यदि आज इंडिया का मार्केट खुला रहता है तो नीचे ही रहता है। इंडोनेशियन मार्केट भी आज लगभग 0.2% डाउन है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो फॉल हुआ है, जो गिरावट आई है तमाम स्टॉक मार्केट्स में वर्ल्ड ओवर, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो पिटाई हुई है उसके कारण ये फॉल आया है। 23 जून को हमारे इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब की भी अच्छी पिटाई हुई थी ट्यूसडे को। और जाहिर सी बात है, यदि आज खुला रहता तो आज ये भी पिटे रहते। इंडिया के साथ में पॉजिटिव चीज एक ही है कि इंडिया, ये जो एआई सेमीकंडक्टर की स्टोरी है, इससे हम लोग कंप्लीटली अछूते रहे हैं। हमको इसका कोई फायदा मिला नहीं है। तो इसलिए जब नुकसान भी होगा तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना कोरिया को हो रहा है, या नैस्डैक को हो रहा है, जापान को हो रहा है, ताइवान को हो रहा है। नुकसान होगा बट उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये एक पहली बात हुई। तो आज अगर खुला रहता तो 1%, 1.5% गिरता मैक्सिमम, उससे ज्यादा क्या ही गिरता। मतलब कोरिया जैसा ना मार्केट हमारा बढ़ा और ना कोरिया जैसा हमारा मार्केट नीचे गिरेगा। मुझे याद है 2023 में जब मैं फॉर्च्यून में था, मैंने एक स्टोरी लिखी थी कि पूरे 2023 के साल में इंडिया के स्टॉक मार्केट में जितना इजाफा हुआ है उतना पूरे कोरियन स्टॉक मार्केट का जो है वो मार्केट कैप है। यानी एक साल में हम जितना ग्रो किए उतना पूरा कोरियन का स्टॉक मार्केट है। और 2-2.5 साल में पिक्चर पूरी चेंज हो गई। आज ये हो गया कि कोरिया के स्टॉक मार्केट को जो है डेवलप्ड मार्केट में डाले जाने की बात की जा रही है। तो आप इससे समझिए कि एआई और सेमीकंडक्टर की जो स्टोरी है कितनी स्ट्रांग, मतलब कितनी स्ट्रांग है। एक और एग्जांपल मैं दे दूं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडेक्स है जिसको S&P 500 कहा जाता है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट का, इसके अंदर में 500 अमेरिका की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं। परंतु 33% से लेके 35% तक इस इंडेक्स का जो वेटेज है वो मात्र मैग्निफिशिएंट 7, जो 7 कंपनीज कही जाती है, जिसमें गूगल आता है, टेस्ला आता है, अमेजॉन आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, एनवीडिया आता है, ये जो 7 बड़ी कंपनीज हैं इनका वेटेज ही 35% से 33% ने, 1/3। तो आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सबसे बड़े इंडेक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वर्ल्ड के दूसरे मार्केट्स जैसे ताइवान हो गया, कोरिया हो गया, सैमसंग जो है और एसके हाइंस, ये दोनों 1 ट्रिलियन डॉलर से मार्केट कैप इनका बढ़ा है पिछले 2 साल में। ताइवान के अंदर में ताइवान सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन जो है, टीएसएमसी, अकेले इसका वेटेज ताइवान के स्टॉक मार्केट में 52% है। तो कहने का अर्थ है कि ये पूरा जो राइज हुआ है ये टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर के कारण हुआ है। और अब जो फॉल हो रहा है वो भी टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर के कारण हो रहा है। तो इसलिए इन्वेस्टर, निवेशकों को बहुत ध्यान देके सोच समझ के निवेश करना है। पूरा मार्केट फॉल नहीं हो रहा, कुछ सेक्टर गिर रहे हैं। जी। अच्छा, पिछले दिनों एक ये भी देखा गया कि भारत में मेटल्स की, खासतौर से जो प्रेशस मेटल्स हैं जैसे सोना और चांदी है, उनकी कीमत में बड़ी गिरावट हुई है।
तो इस इस गिरावट का कुल मिलाकर निवेश पर और जो ये मेटल्स के खरीदार थे उनकी प्रवृत्तियों के ऊपर और कुल मिलाकर इसको कैसे स्टॉक मार्केट की मौजूदा जो रुझान है उससे हम लोग मैच करेंगे? जी। देखिए, अगर आप पर्सनली मेरा व्यू जानना चाहेंगे तो मैं ये बता मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पछता रहे थे कि सोना बहुत ऊपर चला गया, हम खरीद नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सही समय है सोना खरीदने का, चांदी खरीदने का। मैं बहुत ज़्यादा इसमें बुलिश हूँ, पर मैं बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए आंख बंद करके मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। अब कारण क्या है, दो चीजें हैं जो सोना पहले गिरा क्यों, ये समझा देता हूं, उसके बाद मैं क्यों बुलिश हूं वो बताता हूं। देखिए, सोना गिरने का मेन कारण जो है वो ये है कि अमेरिका में एनर्जी प्राइसेस ज्यादा होने के कारण, ऑयल प्राइसेस ज्यादा होने के कारण जो है महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ने के कारण जो है वो फेडरल रिजर्व जो वहां का सेंट्रल बैंक है, वहां बात चल रही थी कि इंटरेस्ट रेट को काटा जाएगा, कम किया जाएगा। यही इंटरेस्ट रेट जेरोम पावल कम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा उनसे चिढ़े थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि केविन वॉर्श जो नए फेडरल रिजर्व चेयरमैन बने, इनके बनने के बाद में इंटरेस्ट रेट कम होगा। परंतु ईरान वॉर के कारण ईंधन के दाम बढ़ गए, ऊर्जा के दाम बढ़ गए, उसके कारण महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने के कारण जो है फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम करना जो है उस डिसीजन को कंप्लीटली त्याग दिया है, लंबे बस्ते में डाल दिया है। ठीक है, तो अब ये लग रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत दिनों तक जो है या तो स्थिर रहेंगे, या हो सकता है कि दिसंबर के आसपास में बढ़ भी जाए यदि महंगाई ऐसी ही रहेगी। तो मेरे प्यारे नए परख के दर्शकों, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, गोल्ड सिल्वर यदि इसमें आप बाइंग करते हो तो वो फॉर्मूला क्या है, रियल यील्ड इज इक्वल टू नॉमिनल यील्ड माइनस इन्फ्लेशन। रियल यील्ड का मतलब ये है कि यदि आप कोई बॉन्ड खरीदते हो, या इंडिया में सीधा सीधा कह लीजिए एफडी, ठीक है, यहाँ बॉन्ड तो कम ही लोग समझते हैं। तो यदि आप बॉन्ड खरीदते हो तो उस बॉन्ड से एक्चुअल में रियल आपको कितना पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये होता है, ये तब आप पता लगाते हो जब आप इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हो, जो नॉमिनल यील्ड चल रही थी उससे इन्फ्लेशन माइनस कर देते हो। जो भी हम 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड सुनते हैं वो नॉमिनल यील्ड है, वो रियल यील्ड नहीं है। ठीक है, तो उसमें से इन्फ्लेशन माइनस करोगे तो आपको रियल यील्ड मिलेगा। अब रियल यील्ड जितना ज्यादा रहेगा उतना नुकसानदायक है सोना खरीदना, सोने के दाम उतने गिरेंगे। रियल यील्ड ज्यादा, गोल्ड प्राइसेस नीचे, ये रिलेशनशिप हमेशा आप याद रखना। क्योंकि रियल यील्ड यानी बॉन्ड होल्ड करने पे आपको ज्यादा यदि यील्ड मिल रहा है तो आप बॉन्ड होल्ड करोगे। गोल्ड जो है, सोना या चांदी, आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रेट नहीं देता, ब्याज नहीं देता, हिंदी में ब्याज, किसी भी तरीके का ब्याज नहीं आपको देता है। ठीक है, तो गोल्ड और सोना रखने का यही नुकसान है कि आपको ब्याज नहीं मिलता है, पर अगर आप बॉन्ड होल्ड करते हो तो उससे आपको ब्याज मिलता है। तो ये ब्याज जितना ज्यादा रहेगा, रियल यील्ड जितना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा सोना और चांदी होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो आपके खिलाफ जाएगा। इसीलिए रियल यील्ड ऊपर रहता है तो गोल्ड और सिल्वर नीचे गिरता है। अब अभी की सिचुएशन से ये कैसे अफेक्टेड है, देखिए, हुआ यह है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर रहा, तो जो नॉमिनल यील्ड है वो वहीं की वहीं है। तो नॉमिनल यील्ड ज्यादा रहने के कारण जो है आप ये समझिए कि रियल यील्ड भी हमारा ज्यादा रह रहा है, क्योंकि नॉमिनल यील्ड माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो नॉमिनल यील्ड ज्यादा, नॉमिनल यील्ड को नीचे नहीं किया सेंट्रल बैंक ने, तो रियल यील्ड ज्यादा है, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं। पहली चीज ये, तो रियल यील्ड और गोल्ड के प्राइसेस के रिलेशन हमेशा आप याद रखना। दूसरा जो बड़ा एक ये रीजन दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि डॉलर बड़ा स्ट्रांग हुआ है। डॉलर कल पिछले एक साल में अपने सबसे उच्चतम दर पे था। ठीक है, तो हाई डॉलर प्राइसेस, जब कभी भी डॉलर ऊपर रहता है तो गोल्ड सिल्वर जितने भी कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस नीचे जाते हैं, तो इसके कारण भी गोल्ड और सिल्वर गिरा है। अब मैं अपना जो आकलन दे रहा हूं कि मैं क्यों बुलिश हूं, उसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि देखिए, यदि इंटरेस्ट रेट ऊपर रहने वाले हैं तो कभी भी स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जाता। ठीक है, अगर आप टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स को निकाल दे तो अमेरिका में भी स्टॉक मार्केट का ब्रेथ बढ़ रहा है। ब्रेथ बढ़ रहा है यानी कि अमेरिका में स्टॉक मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज नहीं तो कल
जल्द से जल्द सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगा, ठीक है। इसीलिए स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। यदि स्टॉक मार्केट नीचे गिरना लगातार चलता रहा, तब तो मैं मान लूं कि भाई ये सेंट्रल बैंक रेट्स कम नहीं करने वाला। तो ये कई बार डाइवर्जेंट मूव्स दिखाता है स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट। अभी वही डाइवर्जेंट मूव्स दिखा रहा है। मैं स्टॉक मार्केट को एक तरीके से आज की डेट में मान के बैठा हूं कि ये शायद कहीं सही प्रदर्शन कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहे हैं, यानी इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस तेजी से ऊपर भागेंगे, इतनी तेजी से भागेंगे कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था, हाथ नहीं लगे थे, वैसा कंडीशन आ सकता है। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम आ सकता है कि यदि ईरान और अमेरिका का वॉर फिर से शुरू हो गया, अगर गल्फ में खाड़ी में फिर से युद्ध शुरू हो गया, तो फिर आप ये समझ जाइए कि किसी भी तरीके से इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व कम नहीं करेगा। तो फिर ये गोल्ड और सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम सब नीचे गिरेंगे। परंतु यदि ये हम मान ले कि स्थायी शांति है, तो आने वाले दिन जो है गोल्ड और सिल्वर के लिए और बाकी कमोडिटीज के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जी। अच्छा, अब हम लोग आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। भारत का स्टॉक मार्केट पिछले दिनों वॉलेटाइल रहा है। जब खाड़ी युद्ध चल रहा था तो स्टॉक मार्केट की लगातार पिटाई हो रही थी, और फिर खाड़ी युद्ध जब शांति वार्ता के दौर में पहुंचा, जो आजकल स्विट्जरलैंड में दोनों के बीच में शांति वार्ता हो रही है, उसमें बीच बीच में झटके लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो इस बात पर तुले ही हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से ये शांति वार्ता कामयाब हो। वो इजराइल को भी डांट डपट कर रहे हैं कि आप लेबनान के ऊपर जरा हमले कम करें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। जेडी वेंस ने भी इजराइल से कहा है कि आपको अपनी हिफाजत करने का अधिकार है, लेकिन इस शांति वार्ता कामयाब हो, ये हमारे भी हक में है और आपके भी हक में है, और आखिरकार आपके अकेले हम ही तो दोस्त हैं सारी दुनिया में। ये सब इजराइल से भी उन्होंने कहा है। और अगले 60 दिन के लिए ईरान को अपना तेल बेचने की इजाज़त भी उन्होंने दे दी है। उसके ऊपर जितने भी पाबंदियां लगाई गई थी, अमेरिका ने अगले 60 दिन के लिए कम से कम हटा ली हैं। अगले 60 दिन बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी हो, तो जब तक वार्ता चलेगी तब तक ईरान अपना तेल बहुत तेजी के साथ में बेचेगा, जितना बेच सकता है उतना तेल बेचेगा। तो जब ये हुआ तो भारत का स्टॉक मार्केट उछला भी, उछलने के बाद में फिर गिरा, फिर उछला। तो ये सब जो भारत के स्टॉक मार्केट में हो रहा है, जरा इसकी थोड़ी व्याख्या कीजिए। देखिए, इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है बहुत हद तक जो है ना कंट्रोल्ड मार्केट मुझे लगता है। मतलब मार्केट कम है ये और कंट्रोल ज़्यादा है। रीज़न ये है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा स्टेक किसी भी कंपनी के अंदर में शेयर्स रहता है वो प्रमोटर्स का खुद का रहता है, मालिकों का रहता है। वही अगर आप अमेरिका चले जाएं जो एक्चुअल में थोड़ा ओपन मार्केट है, या यूरोपियन मार्केट्स हम देखें, तो वहां पे इंस्टीट्यूशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनका स्टेक ज्यादा रहता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अर्थशास्त्र के सिद्धांत पे चलते हैं, मार्केट के सिद्धांत पे चलते हैं। जबकि भारत के स्टॉक मार्केट में जो है कोई भी प्रमोटर क्यों चाहेगा कि उसका नेटवर्थ कम हो, तो किसी ना किसी तरीके से जो है स्टॉक प्राइस को सपोर्ट करने के लिए काम करता रहता है, ठीक है। और भारत सरकार, ये मोदी सरकार जो है, ये भी बड़ी स्टॉक मार्केट प्रेमी सरकार है। ये आप और मैं और हम सब जानते हैं। मोदी जी ने खुद ने बोला है कि भैया स्टॉक्स खरीदो, हमारी सरकार आने वाली है। अमित शाह जी ने ये बोला है। तो डाटा जो यहाँ पे आता है वो बड़ा ही कंड्यूसिव है स्टॉक मार्केट के लिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मई के महीने का अमेरिका का इन्फ्लेशन का डाटा है। वहां पे एक पीसीई नंबर होता है, परचेजिंग कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। वो बेसिकली आप समझ लीजिए इन्फ्लेशन का एक इंपॉर्टेंट डाटा है, डाटा पॉइंट है, जिसको वहां का सेंट्रल बैंक ट्रैक करता है। वो आया है 4.1% मई के महीने का। और उन्होंने कहा है कि ऊर्जा के दाम ज्यादा थे, गैस के दाम ज्यादा थे, इसीलिए यहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा रहा। भारत में आपको पता है उसका कितना है मई के महीने में? 3.8%, 3.9%, 4.1%। अमेरिका में जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, और 3.93% भारत में जो भारी मात्रा में क्रूड को इंपोर्ट करता है, नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता है। सिलेंडर के दाम आपने और मैंने देखे कि भैया बढ़े हैं। सिलेंडर के लिए मारामारी हो रखी थी। चलो पेट्रोल डीजल मान भी लिया कि बहुत लेट इन्होंने बढ़ाया, बट सिलेंडर के प्राइसेस तो बहुत तेजी से बढ़ी थे। तो ये जो भारत में किस तरीके से डाटा आते हैं, किस तरीके से नंबर लाते हैं, ये मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला चीज है, पहली चीज तो। दूसरा ये कि
अभी इन्फ्लेशन नापने के लिए, सीपीआई नापने के लिए इन्होंने नई सीरीज जो है उसको फॉलो करना चालू किया है। तो आप हिस्टोरिकल ट्रेंड से भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब नई सीरीज जो है वो 2024 के बेसिस पे है, ठीक है, पुरानी सीरीज 2011-12 की थी। नई सीरीज में ये हुआ है कि जो खाने पीने के आइटम है उनका सीपीआई में जो वेटेज है वो मात्र 36% रह गया, पुरानी सीरीज में 45% था, तो 9% कम किया है। वहीं आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका मात्र 8.8% जो है वो योगदान है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में ही आपका ये ऊर्जा ऊर्जा सब आ जाएगा, ठीक है। तो और गैस जो है वो सिलेंडर गैस जो है सीएनजी, ये अकेला नहीं रखा गया है, इसको बंडल कर दिया है, हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, और इन सब का मिला के किया गया 17.6%। अब जो ये खाने पीने की चीज जो 45 से 36 लाई है, 9 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, तो ये 9 बेसिस पॉइंट किस चीज का बढ़ा है? तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन यानी ओटीटी सर्विसेज जो हैं उसको इन्होंने नए डाटा में डाल दिया है, इन्होंने अपना मोबाइल के जो चार्जेस हैं उसको डाल दिया है, मतलब सर्विस देने वाली जो चीजें हैं उनको डाल दिया है। अब आप बताइए, खाने पीना तो हर कोई खाता पीता है ना, पर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन कितने लोग देखते हैं, ठीक है। तो स्मार्टफोन कितने लोग खरीदते हैं, लैपटॉप कितने लोग खरीदते हैं। तो इस तरीके की चीजें डाल दी गई हैं जो भारत का ट्रू पिक्चर, सही चित्रण नहीं देता मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसी कारण से भारत का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो अमेरिका से भी कम आ रहा है आज की डेट में, ठीक है। तो अमेरिका से कम आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बड़े बड़े जो कंपनियों के मालिक है, प्रमोटर है, उनके हित की बात है। और उनके साथ ही लाइन होके जो है बड़े बड़े ब्रोकर्स और दलाल जो रहते हैं स्टॉक्स के, ये सब लाइन होके ही चलते हैं, जो टीवी पे आपको रोज दिखते हैं भारत की तारीफ करते हुए अभी भी, ठीक है। तो हालांकि 2 साल से भारत का मार्केट सबसे गंदा परफॉर्म कर रहा है, बट आज भी सब बोलेंगे कि इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। अब वो किस बेसिस पे बोलते हैं वही जाने, भगवान जाने। तो कहने का अर्थ है कि ये बहुत ही भयानक कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यही देखा कि यार भारत के मार्केट में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करके आए थे, इसीलिए एफआईएस धीरे धीरे छोड़ छोड़ के चले गए। और उन्होंने ये देखा कि जब भारत में एआई नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है, भारत का कंजम्पशन सेक्टर नीचे जा रहा है, उसके बाद भी भारत को 20 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल्स मिल रहा है, 20 टाइम्स। और आप सोचिए अमेरिका जो मतलब जहां पे गूगल और फेसबुक और एनवीडिया टाइप कंपनीज है, ब्रॉडकॉम, इस टाइप की कंपनी, उसको 22 टाइम्स मिल रहा है। तो कहां 22, कहां 20, और इंडिया में कुछ है ही नहीं। बेसिकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है जो आज की डेट में डिमांड में है वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट में। ना सेमीकंडक्टर है, ना एआई है, कोई टेक्नोलॉजी ये नहीं है। तो उन्होंने देखा कि भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, यहाँ बड़ी बड़ी बातें की गई, 140 करोड़ का देश है, आके देखा तो 80-82 करोड़ लोगों को फुकट राशन मिल रहा है, देश की इकोनॉमी को 8-10 करोड़ लोग ही खींच रहे हैं, बाकी और कुछ दम ही नहीं है इसके अंदर में। तो छोड़ छोड़ के उन्होंने जाना शुरू कर दिया कि बहुत महंगा मार्केट है और इनहेरेंटली स्ट्रांग नहीं है, इसका स्ट्रक्चर जो है काफी वीक है, ठीक है। तो ये रीजन है कि इंडिया का मार्केट हमने देखा है पिछले 2 साल में, जो आपने पूछा कि मार्केट बढ़ा नहीं है, 26,400 इंडिया का ऑल टाइम हाई था अक्टूबर 2024 में जो बना था। आज हम जुलाई में आने वाले हैं, लगभग 1.25 साल से हमारा मार्केट कहीं भी हिला नहीं, उल्टा 24,000 के लेवल पे हम यानी नीचे ही है, ठीक है। और जबकि गोल्ड और सिल्वर इस दौरान काफी तेजी से ऊपर भागे। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, जब तक आरएनडी में खर्च नहीं करेंगे, और जब तक ये प्रमोटर्स के पास में मेजॉरिटी होल्डिंग रहेगी, तब तक जो है मतलब इंडियन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, आरएनडी की जरूरत है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर को स्ट्रांग होने की जरूरत है। जी अभय जी। तो आप क्या सलाह देते हैं कुल मिलाकर? अंत में हम अपनी चर्चा के अंत में हैं, आज हम लोगों को एक छोटा सेगमेंट रहा चर्चा का, तो आप क्या सलाह देते हैं कि स्टॉक मार्केट को किस रूप में निवेशक देखें? थोड़ा दूर रहें या थोड़ा उसमें जाएं, खेलें, सतर्क रहें? देखिए 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि ऑयल के प्राइसेस अभी नीचे आए हैं,
तो ऑयल के प्राइसेस जब ऊपर गए थे तब तो कोई बहुत भयानक रूप से अपना मार्केट गिरा नहीं, ये बोल के कि सरकार ने रेट पास ऑन नहीं किया है। लोग ये नहीं समझ पाए कि भाई सरकार ने रेट इसलिए पास ऑन नहीं किया है क्योंकि पिछले 4 साल से वो खून चूस रही थी ये हाई रेट रख के, तो अब और कितना हाई करेगी, पूरा इकोनॉमी बैठ जाती, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने रेट हाई किया नहीं। अब जब ज्यादा गिरा नहीं ऑयल प्राइसेस हाई रहने के कारण, तो अब ऑयल प्राइस नीचे आ रहे हैं तो ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए पर मार्केट को बढ़ा रहे हैं। 1,500 पॉइंट निफ्टी और 4,500 पॉइंट जो है वो आपका सेंसेक्स ऊपर जा चुके हैं। तो अगर यही स्थिति रही जैसे मैंने बताया कि बड़ा ही अपना इंडियन स्टॉक मार्केट जो है बड़ा ही कंट्रोल्ड गेम है, तो कुछ दिन हमें दिख सकता है कि हमारा मार्केट ऊपर जाए, परंतु फंडामेंटल जो है वो हमारे पक्ष में नहीं है। फंडामेंटल हमारे पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए रुपया इतना कमजोर हो गया है कि आरबीआई को फिर से स्कीम लानी पड़ रही है। मतलब आरबीआई ने, सरकार ने स्कीम लाई है और बैंक्स उसको इंप्लीमेंट करेंगे, एफसीएनआर बॉन्ड स्कीम। अब पूरी की पूरी उम्मीद टिकी हुई है कि एफसीएनआर बॉन्ड स्कीम से भारत में 60-70 बिलियन डॉलर आएगा जिससे रुपया मजबूत होगा। अब मैं इस चीज को मानता नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा इंडिया में आएगा। कारण यह है कि अमेरिका में आज की डेट में यील्ड बहुत ज्यादा है, 4.5% का यील्ड है वहां पे। इंडिया में आज की डेट में यील्ड 6.5% के 7% के बीच में, यानी 2 से 2.5% का अंतर है। अब इतना तो हेजिंग कॉस्ट में ही चला जाता है जो भी इन्वेस्टर पैसे डालेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस चीज को समझिए कि जब 2013 में एफसीएनआर बॉन्ड स्कीम लॉन्च हुई थी तब ये अंतर जो था वो करीबन 7% का था, जो आज घट के 2-2.5% का रह गया। अमेरिका में लगभग 0% के आसपास इंटरेस्ट रेट चल रहा था और भारत में 7-7.5% के आसपास चल रहा था। इसीलिए उस टाइम में एनआरआई लोगों ने भर भर के पैसे डाले थे। तो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट भगा रहे हैं 2 चीजों के कारण। एक ये कि रुपया मजबूत होगा क्योंकि एफसीएनआर बॉन्ड स्कीम के माध्यम से भारत में पैसा आने वाला है। दूसरा ये कि ऑयल के प्राइसेस नीचे जाने वाले, तो भारत की दिक्कतें दूर होने वाली है। मैं ये दोनों चीजों को जो है थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट लेके जो है मैं ये करूंगा, मानूंगा नहीं। रीजन ये है कि देखिए बहुत सारे ऑयल के इंस्टॉलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, गैस के इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय हुए हैं, नेचुरल गैस के, इस ईरान युद्ध में। इन सबको वापस से पाइपलाइन में लाने में, खड़ा करने में जो है 5 से 6 महीने का समय लगेगा। तो नवंबर दिसंबर तो इस साल का चला गया। जो ऑयल के प्राइसेस तेजी से नीचे आए हैं वैसे ही धीरे धीरे आप देखोगे कि ये ऊपर बढ़ जाएंगे और $85-90 पर बैरल के आसपास आके स्टेबलाइज होंगे। ये फिगर इंडिया के लिए बहुत घातक और खतरनाक है, पहली चीज। दूसरी, एफसीएनआर बॉन्ड के ऊपर में जो उम्मीद की किरणें टिकी हुई हैं कि 65 से 70 बिलियन डॉलर लेके आएगा, मुझे यहां भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं नजर आ रही। अब आपने सवाल पूछा कि मैं इन्वेस्टर्स को क्या सलाह दूंगा। मैं बोलूंगा जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो गो विद द फ्लो। आपको जब तक दिख रहा है कि भाई ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब तक म्यूजिक बज रहा है तब तक डांस करना है हमको। तो जब तक ऊपर जा रहा है साथ पार्टिसिपेट करते जाइए। जैसे ही पहला आपको हिंट मिलेगा, क्या हिंट, कि ऑयल प्राइसेस फिर से ऊपर जाने शुरू हो गए हैं, वैसी पहली फुर्सत में जो है कैश में आप बैठ जाइए। एटलीस्ट मैं यही करने वाला हूं, ठीक है। मैं बहुत बेरिश हूं मार्केट पे। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं आपके साथ में कि मैं बेरिश हूं क्योंकि मुझे रुपया कमजोर होता हुआ ही दिख रहा है। मुझे ऑयल के प्राइसेस 85 से 90 डॉलर पर बैरल के आसपास ही नजर आ रहे हैं। और यदि स्टॉक मार्केट में बने रहना है तो लार्ज प्लेयर्स के पास में बने रहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल कोरली देखें हम तो जब जब रुपया वीक होता है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो जो भारत के टॉप 10 स्टॉक्स हैं वही परफॉर्म करते हैं। निफ्टी 50 में भी पूरे 50 कंपनीज नहीं परफॉर्म करेंगी। 10 वो कंपनीज जिनका ऑयल से कोई लेना देना नहीं है बट लार्ज कैप है, वो कंपनीज ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो ये आपको बहुत बड़ा मैंने हिंट दे दिया है निवेशकों को। आप लोग अब सर्च करके उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने बड़ी स्पष्ट व्याख्या की। सब जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि उन्हें क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी ही फिर मिलते हैं। थैंक यू।